हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 4 वायु, जिसे हम आधा रीड कर चुके थे, आज इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बच्चों हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है वायु दाब। उससे पहले हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं तापमान को नापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो तापमान नापते हैं तो किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? एडर्स सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यानी कि 0 डिग्री पर होगा तब तो जम जाएगा और 100 डिग्री पर होगा तो उबलने लगेगा। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। चांद पर जो है वायु नहीं है, इसलिए वहाँ पे वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। पवन पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। वायुदाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होती है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। किसे कहते हैं? वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है या निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यानी कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, ठीक है, यानी कि निम्न दाब की ओर चलती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती हैं और इसी वायु गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तो तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुओं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज़ पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। कौन कौन से हैं? स्थायी पवने, नंबर 1 स्थायी, नंबर 2 मौसमी और नंबर 2 स्थानीय। कौन कौन सी पवने? स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। क्या होती हैं? वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं, ठीक है। क्या होता है? एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। नेक्स्ट है आपका मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, यानी कि जो मानसून के मौसम के अकॉर्डिंग अपनी दिशा बदल लेते हो। कौन सी पवने हैं? मौसमी पवने। स्थानीय पवने, स्थानीय पवने क्या होते हैं? जो किसी छोटे छोटे क्षेत्र पे स्थान पे चलती हैं। वो होती हैं जैसे गर्मियों में कहते हैं लू चल रही है, तो लू सब जगह नहीं होगी, तो वो क्या होगी? वहाँ पे स्थानीय पवन होगी, ठीक है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्रीय गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लू कहते हैं ना। गर्मियों में तो लू चल रही है। यहाँ पे देखो वायुदाब पेटियाँ दिखाई गई हैं। ये आप सभी को पता है। बीच में जो आपको दिख रही है
भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जिसे क्या कहते हैं, डोलड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे जिसे डोलड्रम। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, यहाँ पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। ओके, उपोष्ण उच्च दाब, ये मैंने आपको 6th क्लास में समझाया था। उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण, ये सब मैंने समझा दिया 6th क्लास में। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, उपोष्ण उच्च दाब सनातन पछुआ पवने, अध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय पूर्वी पवने और उच्च दाब। यहाँ पे उच्च दाब सर्वाधिक होता है यार, दोनों। ठीक है, उत्तर ध्रुव में भी और दक्षिण ध्रुव में भी। ओके, ये क्या है हमारी, ये आपको पता है मकर रेखा, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, यहाँ पे मकर रेखा और यहाँ पे भूमध्य रेखा, ये पढ़ चुके हैं हम पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट आपको बच्चों यहाँ पे टॉपिक आता है चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के बड़े भाग को तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्षण से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों, अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्तर पर 20 किलोमीटर तक आ गई। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है, चक्रवात द्वारा विनाश दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बच्चों 28 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की घाटी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरोसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों में प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वरम, कोटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र उपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोकार्ण के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। ठीक है, चक्रवात से क्या क्या हानियाँ हुई ये बताया गया है। नेक्स्ट है आपका आर्द्रता। जब जल चक्रवाती वर्षा देखो दिखाई गई है, गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु नीचे आती है। यहाँ पे पर्वतीय वर्षा दिखाई गई है। यहाँ पे आपको संवहनीय वर्षा, वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, वो आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, चक्रवाती, पर्वतीय और संवहनी। ठीक है, जब जल पृथ्वी में विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। यह हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हमें सहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाते हैं, तब ये बारिश कर देती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित होकर हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण वर्षा कहलाती है। ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जहाँ पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती। ठीक है, पौधों तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप
हिम सहित वृष्टि एवं ओला है। वर्षण के दो रूप क्या है? हिम यानी कि बर्फ़ का गिरना, हिम सहित वृष्टि यानी बर्फ़ का गिरना, और ओला, ओले जो गिरते हैं, कहते हैं ना ओले गिरने, वो क्या है? वर्षण के रूप ही हैं। ठीक है, ओके बच्चों, चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। आपको फिर से रीड करना है, इसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।